नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज उत्पल आप सभी का द एजुकेशन कैटालिस्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक इकाई 1 की 4 खंड पढ़ लिए थे। आज हम लोग 5वें खंड की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या है? हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी। यहाँ पर इन चारों के संबंध को हम लोग समझेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सबको बड़ा मज़ा आएगा ये पढ़ते हुए, क्योंकि इन चारों में आपस में बहुत सारे संबंध हैं, थोड़ा बहुत अंतर है और उस अंतर को भी समझेंगे। और ये है क्या, हिंदी क्या है, उर्दू क्या है, दक्कनी क्या है, हिंदुस्तानी क्या है, इन सबको अंतर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जहाँ पर भी आप लोगों को समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जहाँ पे भी आप लोगों को समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं हिंदी के विविध रूप। आज हम लोगों की क्लास जहाँ शुरू होगी वो है हिंदी के विविध रूप। इससे पहली कक्षाओं में हम लोगों ने जो हिंदी की विभिन्न बोलियां थी और उन विभिन्न बोलियों में से जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे आपकी अवधि, ब्रज और खड़ी बोलियां, इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डीपली पढ़ा था। बाकी सबके बारे में थोड़ा ऊपरी सतह से जानते हुए हम लोग निकल गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वे हिंदी के विविध रूप। कौन कौन से विविध रूप जिनकी चर्चा हम लोगों को करनी है? पहला आपको करनी है, पहला तो आपका हिंदी ही है, जो कि आपके सिलेबस में क्लियर दे रखा है, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। उर्दू हो गई आपकी, दक्खनी हो गई आपके, और आपकी चौथी हो गई आपकी हिंदुस्तानी। ठीक है, इन चारों में आपस में क्या को रिलेशन था वो हम आपस में समझेंगे। और जहाँ पर भी आप लोगों को समस्या हो तो कृपया कमेंट का बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने हिंदी के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। हमने समझ लिया है कि हिंदी का भौगोलिक स्वरूप क्या, और उस भौगोलिक स्वरूप के क्रम में हमने समझा कि हिंदी काफ़ी विस्तृत स्वरूप में हमारे सामने आती है। ये केवल किसी एक राज्य की भाषा नहीं है, ना कि दो राज्यों की, एक बहुत बड़ा भूखंड है, उसमें बोली और समझी जाने वाली भाषा है। बहुत सारे लोगों की ये मादरी जबान है और बहुतों की ये मादरी जबान ना होकर भी उसको समझते हैं और बोलते भी हैं। और इसमें कई सारी चीज़ों ने हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया है। तो तो पहली बात तो हम ये समझें कि हिंदी है क्या। हिंदी तो हमने समझ ली एक भाषा के रूप में क्या है, ठीक है, और वो लिखी पढ़ी कैसे जाती है। तो इन चारों को जो पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्वेश्चन जो आने चाहिए, जिन क्वेश्चनों को हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे, वो क्या है? इन सब में समानता क्या है चारों में? इनमें इनका विकास कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, कहाँ कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, इनका क्षेत्र क्या है जहाँ आजकल ये बोली जा रही हैं, और ये आपस में इनके जो रचनाकार हैं उनका वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इनका साहित्यिक क्षेत्र क्या था, ये भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं के समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हिंदी, जिसे हम आज के समय में हिंदी समझते हैं, तो उसमें सबको पता है कि वो जो आपकी खड़ी बोली है उसी का जो मानक स्वरूप है, मानक स्वरूप से आप लोग तात्पर्य समझ सकते हैं मेरा क्या है, जो कि किताबी लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं, उसी को हम लोग आजकल हिंदी समझते हैं। परंतु इसका ये शुरुआत से तो ऐसी नहीं रही होगी ना। आप सबको पता होगा यार कि मतलब चीज़ों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। उसी जो परिवर्तन का एक चक्र चल रहा था, उस चक्र में आज जो हमें हिंदी देखने के लिए मिल रही है वो ऐसे रूप में हमारे सामने आई है। इसका शुरुआत तो आप जैसा कि पता है कि अपभ्रंश से निकली हुई है, तो अपभ्रंश से मानना चाहिए। तो शुरुआत में ये ऐसी नहीं थी, परंतु जो हिंदी आजकल हम लोग बोल रहे हैं, खड़ी बोली जिसको बोलते हैं, ये अपने मूल रूप में कुछ ऐसी ही लगभग लगभग आदिकाल जहाँ से शुरू होता है हिंदी का, आप 1000 ईस्वी से मान सकते हैं, उसमें उस समय से भी इसकी कुछ कुछ हमें देखने की कुछ कुछ प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है। चाहे वो रोड़ाकृत राउरवेल हो या प्राकृत पेंगलम हो, ये दो ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं हिंदी के जो विकास के क्रम में हैं, प्राकृत पेंगलम या राउर राउरवेल, ठीक है, रोडाकृत। ठीक है, इस समय हमें क्या है, हिंदी के जो आदि स्वरूप है उसके दर्शन होने लगते हैं। ठीक है, जो कि आजकल मानक हिंदी के रूप में प्रयोग होती है।
तो आपको इनमें सबसे जो प्रमुख हस्ताक्षर देखने के लिए मिलता है उनमें से कौन है? आपके अमीर खुसरो। ये अवश्य है कि इसका जो शुरुआती नाम है वो हिंदी तो नहीं था, आपने सबने पढ़ा होगा उसको। अगर शुरुआती रूप में देखा जाए तो इसको कुछ लोग हिंदवी कहते थे, कुछ लोग इसे हिंदुई कहते थे, और कुछ लोग तो इसे देहलवी भी कहते थे। देहलवी क्यों कहते थे? क्योंकि दिल्ली के आसपास जो इलाका था, आप लोग थोड़ा भारत का मैप भी यहाँ पर देख लीजिए, क्यों अभी इसके आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपका दिल्ली का इलाका था, ये दिल्ली के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको क्या कहा गया? देहलवी कहा गया। इसको अमीर खुसरो भी देहलवी के रूप में परिभाषित करते हैं। और ये आप ये समझ लीजिए, हिंदी जो आज मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है, या उर्दू हो या आपकी दक्कनी हो, इन सबका कहीं ना कहीं संबंध इस क्षेत्र से रहता है जो आपके जो गोले के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको देहलवी क्यों कहा? क्योंकि दिल्ली के आसपास बोली जा रही थी, इसलिए इसको देहलवी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पुराने रूप में भी नजर आती है और धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। बीच में कि खड़ी बोली गायब हो जाती है, बिल्कुल आपको खड़ी बोली देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे आपका जो दक्षिण वाला इलाका है, ये वाला इलाका गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का, यहाँ पर आपको ये किसके रूप में देखने के लिए मिलती है? ये आपको दक्षिणी के रूप में देखने मिलती है। किन दो नदियों के बीच में? गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, तो अमीर खुसरो इसके शुरुआती हस्ताक्षर है जो आज हमें हिंदी देखने के लिए मिलती है। और उनकी आप अगर पढ़ेंगे तो कई बार आप बिल्कुल चकरा जाएंगे। जैसे उनकी पहेलियां हैं, रोटी जली क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। तो आपको क्या लगेगा? बिल्कुल आज जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, सेम टू सेम वही वर्ड है। रोटी जली क्यों, भाई सिंपल सी बात है, रोटी जली क्यों। आपको लग रहा है क्या कि ये पुरानी हिंदी में कही गई पहले? नहीं, ये अमीर खुसरो ने कब कही थी? 13वीं 14वीं शताब्दी में कही थी, और आज भी सेम टू सेम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये शब्द मिलते हैं। ठीक है, और अमीर खुसरो ने के जो गुरु थे, नाम आपको शायद याद होगा, निजामुद्दीन औलिया जी। जब उनकी एक मृत्यु होती है तो वो कुछ पंक्तियां कहते हुए धड़ाम से गिर जाते हैं। तो वो जब आप उन पंक्तियों को सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं कि ये उस समय कही गई होंगी। वो पंक्तियां शायद कई बार पूछी भी गई, ये पंक्तियां किसकी हैं? गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे के, चल खुसरो घर आपने रैन भाई चौ देश। तो इसमें आपको लग नहीं रहा कि ये 13वीं 14वीं शताब्दी में कही गई पंक्तियां हैं, अब तो ये लग रहा है कि आज के समय में कही गई पंक्तियां। तो अमीर खुसरो जैसे हस्ताक्षर आपको हिंदी की खड़ी बोली में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये इसका विकास ऐसे चलता है कि अमीर खुसरो आपको दिख जाएंगे, फिर आपको मध्यकाल में कबीर दिख जाएंगे। कबीर की भाषा तो वैसे सादुकड़ी थी, मतलब क्योंकि कबीर जब कहते हैं संस्कृत है कूप जल भाषा बैतानीर, भाषा या भाषा जो भी है, तो क्या है भाषा बैतानीर, अर्थात ये जो संस्कृत तो क्या है कुछ लोगों की भाषा है, कबीर वहाँ कहते हैं। और ये कबीर जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं किसकी भाषा याद कर रहे हैं? लोग की भाषा, जो लोगों के बीच में बोली जा रही है, इसीलिए उन्होंने उसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। उनको कई बार क्या कहा जाता है? भाषा के डिक्टेटर भी कहा जाता है। तो उस समय भी हिंदी अपने रूप में थोड़ी बहुत दिखती है। आगे बीच में क्या है कि ब्रज और आपकी अवधि आ जाती हैं, परंतु जब आधुनिक काल का आगमन होता है तो जो हिंदी हम आज मानक भाषा के रूप में देखते हैं, तो आधुनिक काल में गद्य के आगमन के साथ, बड़ी बात यह है कि पद नहीं गद्य के आगमन के साथ क्या है, खड़ी बोली का आगमन होता है, और वो दिन ब दिन परिनिष्ठित होती हुई हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। तो इसमें योगदान भारतेंदु जी का भी है, आपको द्विवेदी जी का योगदान भी देखना पड़ेगा, शुक्ल जी का भी देखना पड़ेगा, प्रसाद जी का, और आधुनिक नई जो हिंदी के रचनाकार उन सबका योगदान हिंदी को इस रूप में प्रतिष्ठित करने का में रहा है। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिंदी समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं उर्दू और दक्षिणी की भी। देखिए, उर्दू और दक्षिणी क्या है कि अगर आप व्याकरणिक दृष्टि से देखें कि व्याकरणिक दृष्टि से इनके बीच में कोई अंतर है क्या, तो आपको बिल्कुल भी अंतर नहीं समझ में आएगा, बहुत ही मामूली अंतर दिखेगा। दक्षिणी में तो हिंदी और दक्षिणी के बीच में बहुत ही थोड़ा बहुत अंतर आपको व्याकरणिक दृष्टि से दिखेगा। हाँ, ये अवश्य कि लेखन शैली के रूप में थोड़ा सा अंतर है।
जहाँ हिंदी की लिपि क्या है आपको पता होगी, देवनागरी है। वहीं इनकी इनकी लिपि क्या है, फारसी लिपि में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी लिपि में कोई इनकी व्याकरणिकता में आपको अंतर नहीं दिखेगा। और इनका विकास भी हिंदी के विकास के क्रम में ही होता है। और हिंदी के बाद जिस चीज़ का विकास आपको देखने को मिलता है वो है आपके सामने दक्खनी। दक्खनी का विकास आपको कब दिखेगा, ये 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बहुत उथल पुथल होती है और सल्तनत काल अपने विकास के लिए दक्षिण की ओर आता है। यहाँ पे आपके इस क्षेत्र में जब ये लोग आते हैं, प्रवास करते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे जो यहाँ पर रहने वाले, दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो अर्थात हरियाणा और दिल्ली के आसपास के लोग हैं, वही कहाँ आ जाते हैं, ये आपका जो बरार, बीदर, गोलकुंडा वाला इलाका, यहाँ पे ये लोग आते हैं और बस जाते हैं, और वहाँ पर जो रचनाएं करते हैं और उनकी जो भाषा कही जाती है उसको क्या कहा जाता है, दक्खनी। तो अगर एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपके दिमाग में आता होगा कि जो दक्खनी है तो हिंदी, उसको हिंदी क्यों नहीं कहा गया। बात यह कि जब जो पुराने साहित्यकार या इतिहासकार रहे तो उन्होंने क्योंकि इसका विकास पहले हुआ और उसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि इनमें से जो अधिकतर कवि थे वो मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम रचनाकार थे। तो उन्होंने जो अपने शुरुआती मतलब सूफी थे या मुस्लिम संत थे, उन्होंने जो रचनाएं की वो धार्मिक साहित्य से संबंधित थी। तो इसे हिंदी के दक्खनी के रूप में प्रतिष्ठित, जॉर्ज ग्रिसन तो इसे मानने से भी इनकार कर देते हैं और क्या है, इसको हिंदी का ही एक रूप मान लेते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिंदी से उर्दू और दक्खनी व्याकरणिक रूप से बहुत अंतर नहीं है। अंतर किसके स्तर पे देखने के लिए मिल जाता है आपको, तो वह है इनकी लिपि के स्तर में आपको समानता देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, कहा एक चीज़ और जाती है, आप लोग याद रखिएगा कि किसी को अगर किसी भाषा के पकड़ के बारे में जानना है तो आप उसके मुहावरों के बारे में जान लीजिए, मुहावरों और लोकोक्तियों। अगर आप हिंदी के मुहावरे और उर्दू और दक्खनी मुहावरे देखेंगे तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। वो अंतर ये समझ में आएगा कि हिंदी के जो मुहावरे हैं वो जो लोक भाषा में पहले से चले आ रहे थे वो हैं, वहीं दक्खनी और उर्दू के मुहावरे क्या है, आपको उसमें अरबी फारसी की कई सारी लोकोक्तियाँ आपको मिल जाएंगी, कई सारी शब्द ऐसे मिलेंगे। दूसरा अंतर है शब्दों के क्रम में, जहाँ हिंदी में आपको तत्सम शब्दों की भरमार मिल जाएगी जो कि अर्थात संस्कृत से आए हुए हैं। तो वहीं जब उर्दू का विकास शुरू होता है, उर्दू या दक्खनी का, तो उन लोग, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग फारस से बाहर से आए लोग होते हैं, तो उनमें क्या है कि फारसी और अरबी शब्दों का क्या हो जाता है, प्रयोग शुरू हो जाता है। फारसी और अरबी शब्दों का आगमन किसमें होता है, आपका देखने के लिए मिल जाएगा उर्दू और दक्खनी में। ठीक है, तो ये तीन स्तर पे आप इनके अंतर को समझ सकते हैं। और उर्दू तो आपको पता है नफासत की भाषा है, क्या है उर्दू में क्या बड़ी चाशनी है कहा जाता है, एक वर्ड उर्दू वाले जो बोलते हैं ना, बड़ी चाशनी है हमारी भाषा में। तो ये कुछ अंतर है। उर्दू में कुछ वर्डों का ज़्यादा इस्तेमाल पर मतलब अलग से कुछ जो ध्वनियाँ हैं वो कुछ अलग से आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे, जैसे का हो गया आपका, का हो गया आपका, गा हो गया, जा हो गया, फा हो गया। बेसिकली पा प्लस हा है फा। आप लोग देखेंगे तो उर्दू में 2 फा होते हैं, 3 जा होते हैं, इस टाइप से कई अंतर होते हैं। सपोज करिए मुझे अपना नाम पंकज लिखना है, मैंने थोड़ा बहुत उर्दू का अध्ययन किया है, तो अब ये पा हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आप सपोज करिए, अब हमें ऐसे, तो इसमें ऐसी बुंदी लगाते हैं ना, बुंदी यहाँ पर भी लगती है ना के लिए, जो उसको नून मुन्ना बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको पंकज लिखना है तो ऐसे जाएंगे आप। अब इसके बाद ये चला जाएगा का के लिए, और ये आएगा और ये जा के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक जा हो गया, ये आपका हो गया, यहाँ पे एक बिंदी रख देंगे ये ना हो जाएगा, और ये 3 बिंदी रख देंगे ये पा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख गया पंकज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि उर्दू और हिंदी में ज़्यादा बेसिक डिफरेंस कहाँ पे है और कहाँ पे दोनों में समानता है। अब क्षेत्र की बात कर ली जाए तो देखिए, पहले तो एक समय हिंदी और उर्दू का विभाजन देखने के लिए नहीं मिलता है, बाद में पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है। उससे पहले अंग्रेजों की कुछ चालें रहती हैं। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और वहाँ पर जो अंग्रेज लोग उसके प्रमुख बनाए जाते हैं, उन्होंने क्या किया कि भाषा के स्तर में विभाजन की कोशिश की, और जो उन्होंने वहाँ पे विभाग की स्थापना की, हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना की। ठीक है, ना कि हिंदी, ना हिंदुई, ना उर्दू। उर्दू नाम के शब्द तो देखिए, उर्दू का पहले तो बेसिक अर्थ समझ लीजिए आप। उर्दू का जो बेसिक अर्थ होता है छावनी, उर्दू क्योंकि तुर्की शब्द है एक, जिसका अर्थ होता है छावनी या लश्कर। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, कैंट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये जो छावनी में रहने वाले लोग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, और इसको शुरुआत में तो उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था, उर्दू ए मुअल्ला।
और इसका विकास कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यही शाहजहानाबाद, जहाँ पर आज आपके शाहजहानाबाद है, उसी के आसपास इसका विकास होता है, और वहाँ पर रहने वाले टिंटो में जो लोग हैं उनसे होता है। ठीक है, लेकिन जब यही उर्दू निकल के आपके लखनऊ पहुँचती है तो ये क्या हो जाती है, उर्दू ये मोहल्ला लखनऊ पहुँचते पहुँचते उर्दू के रूप में केवल परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसमें शुरुआत में इब्राहिम आदिल साहब वगैरह का नाम आता है, और इसकी जो अगर प्रथम रचना की बात की जाए तो बानो बहार इसकी प्रथम रचना है उर्दू की, का ऐसा कहा जाता माना जाता है। और इसकी उत्तर अगर शुरुआती रचनाकारों में आपका नाम देखा जाए तो दर्द हो गए, सौदा हो गए, मीर हसन हो गए, मीर तकी मीर हो गए, आपका गालिब आ जाएंगे। गालिब का जन्म तो आगरा में होता है, लेकिन बसते कहाँ पे हैं, ये आपके दिल्ली में। साहिर लुधियानवी आधुनिक में आपको अगर थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो लुधियानवी आ जाएंगे आपके सामने, साहिर लुधियानवी जी का नाम आपका आ जाएगा। फिराक गोरखपुरी का आप लोगों ने खूब नाम रुखसन रखा होगा। ठीक है, और राजिंदर सिंह बेदी का नाम भी इसमें आ जाता है। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, क्यों, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन उर्दू का रचनाकार नहीं है। मोहम्मद इकबाल तो आप लोगों के बाद सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाले याद ही होंगे। मोहम्मद इकबाल का नाम तो आप लोगों को याद ही रखना है, ये उर्दू के बहुत फेमस उसमें है। फैज अहमद फैज भी आ जाएंगे आपको। ठीक है, हम देखेंगे रचना है उनकी। तो हम लोगों ने हिंदी उर्दू में तो जो बेसिक बेसिक अंतर है वो समझ लिया, और समानता क्या है वो भी समझ लिया, और कौन से शब्द उर्दू में प्रयोग किए जाते हैं ये भी समझ लिया। अब दक्खनी का जो विकास थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, उर्दू का विकास तो होता है ये 16वीं 17वीं शताब्दी में, जब क्या है, मुगल काल 1606 में सॉरी 1706 में क्या है, औरंगजेब का अंत हो जाता है। उसी के बाद उर्दू का विकास तीव्रता से होता है और एक भाषा के रूप में आगे बढ़ती है। और ये भाषाई रूप से विभाजन में, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर छूट गया था कि 1800 ईस्वी में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और हिंदुस्तानी विभाग की वहाँ पर स्थापना होती है, उसने भी भाषाओं के डिवीजन में बहुत बड़ा काम किया, और उन्होंने बता दिया हिंदी किसकी भाषा है, हिंदुओं की, और उर्दू किसकी भाषा है, मुस्लिमों की, जो कि बहुत ही गलत हुआ, और जो कि आगे चल के पाकिस्तान जब बनता है तो पाकिस्तान ने भी इसी सोच को आगे बढ़ाया और उसने उर्दू को क्या है, अपने देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। लेकिन भारत ने क्या है कि हिंदी और उर्दू को बराबर दर्जा देने की कोशिश की गई। उर्दू 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से है, शुरुआत से शामिल रही है, और कई राज्यों में तो ये दूसरी राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है इसको। आपके उत्तर प्रदेश में भी ये दूसरी राजभाषा का दर्जा से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अंग्रेजों ने खाई खोदनी शुरू की थी वो दिन ब दिन बढ़ती गई, और कई लोगों ने इन्हें धार्मिक भाषाएं बना दी, जो कि सरासर गलत था और कहीं ना कहीं विद्वेषपूर्ण था। तो आप लोग हिंदी और उर्दू के सामंजस्य को समझ गए होंगे, और दोनों में क्या अंतर वो भी समझ गए होंगे, और विकास का होता है ये समझ गया है। क्षेत्र क्या है उर्दू का बेसिक क्षेत्र क्या है, जो हिंदी का क्षेत्र वही उर्दू का क्षेत्र है, लेकिन इनकी लिपि में अंतर है। और आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो राष्ट्रभाषा है वो उर्दू का क्षेत्र है, और हिंदी का क्षेत्र तो हम समझ गए हैं। दक्खनी क्या है, फिर थोड़ा सा यहाँ दक्खनी बारे में अलग से समझ लेते हैं। जो दिल्ली हरियाणा की 14वीं 15वीं शताब्दी में भाषा थी, जब ये लोग दक्षिण में गए तो उनके द्वारा उस समय जो खड़ी बोली है, जो लोक भाषा आप कह सकते हैं, उसको ये लोग ले गए, और वो नीचे जाकर किसके रूप में कहलाई, वो दक्खनी के भाषा के रूप में कही गई। ठीक है, तो क्षेत्र हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था, जो बीजापुर का क्षेत्र है आपका, बरार है आपका गोलकुंडा है, आपका अहमदपुर है। अहमदपुर आपका खानदेश हो जाएगा, बाद में जब औरंगजेब का शासन आता है तो वहाँ पर खानदेश में भी उसका शामिल कर लेता है वो। तो यहाँ पर इनका प्रयोग होता है। अगर आधुनिक राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र का इलाका हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, और तेलंगाना की राजधानी, आप आजकल ओवैसी जी को सुनते होंगे, तो आप ये कह सकते हैं जो ओवैसी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो उर्दू मिश्रित क्या है, दक्षिणी हिंदी ही है, क्योंकि आपको ज़्यादा अंतर समझ में उसमें आएगा नहीं। ठीक है, और दक्षिणी का प्रयोग शुरुआत में 2 अर्थों में हुआ। दक्षिण के जो निवासी मुसलमान थे उनके अर्थों में दक्षिणी का प्रयोग होता था। ये तो फिर दक्कनी जवान के रूप में इसका प्रयोग हुआ। 2 अर्थों में इसका क्या है, अर्थ में प्रयोग हुआ। और
बीच के जब ये बरार बीदर ये सब लोग अलग होते हैं, उस समय इसका विकास भी देखने को मिलता है, और ये उस समय उसकी राजभाषा भी बन के उतरती, कौन, दक्कनी। और ये पत्राचार की भाषा भी वहाँ पे होती है उस समय कई सारे वहाँ पे रचनाकार भी आपके सामने आएंगे, ठीक है। एक पंक्ति है सरफुद्दीन बू अल कलंदर की। वो कहते हैं, सजन सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विदना ऐसी रैन का भोर कबो ना होए। तो आपको लगेगा नहीं कि ये उस दक्कनी हिंदी 1400 ईस्वी के आस 14वीं शताब्दी में रची गई रचना है। बिल्कुल आपको ये आधुनिक रचना प्रतीत होगी। अब देखिए, सजन सकारे जाएंगे, आज नॉर्मली आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो सजन तो नॉर्मली आजकल सुनने को मिल जाता होगा आपको। सकारे तो अगर आप ये अवध वाले इलाके में हैं, तो वहाँ पे सकारे शब्द का इस्तेमाल नॉर्मली लोग सुबह के लिए सकारे इस्तेमाल करते हैं। सुबह के लिए सकारे जाएंगे तो सबको समझ में, नैन मतलब आपके नेत्र हैं, नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसी रैन, रैन मतलब रात का, भोर कब, भोर को सबको पता है सुबह के लिए भोर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आपको लगेगा नहीं कि ये सरफुद्दीन की ये रचना 14वीं शताब्दी की, और जो कि दक्कनी की रचना है, ठीक है। इसकी कुछ उपबोलियाँ भी हैं जो कि कई बार पूछी जाती हैं। गुलबरी, बीदरी, बीजापुरी, ये दक्कनी हिंदी की क्या है, कुछ उपबोलियाँ भी हैं। अगर इसके प्रमुख हस्ताक्षरों की बात की जाए तो उनमें से आपके जो प्रमुख नाम आएंगे वो ख्वाजा का नाम आ जाएगा। आपने सुन रखा होगा ख्वाजा बंदा निवाज का नाम इनमें सबसे प्रसिद्ध है। और इनकी कई सारी रचनाएं भी हैं। और मिराजुल अस्कीन, ये क्या है, मिराजुल आस्कीन हिंदी जो दक्कनी गद्य है उसकी पहली रचना मानी जाती है, गद्य की पहली रचना मानी जाती है। शिकारनामा इनकी रचना है, ठीक है। और अगर और रचनाकारों की बात की जाए तो शाह मीर जी का नाम आपको याद रखना चाहिए, शाह मीरा जी। और इसमें बुरहानुद्दीन का नाम याद रखना चाहिए, अब्दुल्ला का नाम कई बार पूछा जाता है, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह तो आपको याद ही रखना चाहिए। निजामी का नाम भी इसमें क्या आता है, जो कि जिन्होंने दक्कनी हिंदी में रचना की। इसकी लिपि तो पता है आपको, फारसी है, जैसे मैंने पहले बताया। और इसको क्योंकि इसमें गुजरात का काफ़ी ज़्यादा मिश्रण आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको कई बार क्या कहा जाता है, गुजराती, इसको गुजरी भी कहा जाता है। गुजरी क्यों, गुजरात का अत्यधिक मिश्रण होने के कारण से गुजरी भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ अंतर क्या है, जैसे इसमें क्या हो जाता है, तो जो हिंदी के महाप्राण व्यंजन हैं उनका क्या कन्वर्जन किसमें हो जाता है, अगर आप दक्कनी में देखेंगे तो अल्पप्राण हो जाते हैं। सपोज करिए हम देख कहते हैं तो वो क्या कहेंगे, देख, ये खा महाप्राण हो गया तो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब चौथी जो पॉइंट था, लास्ट वाला था, क्या था, हिंदुस्तानी। ये हिंदुस्तानी क्या है, आप लोगों को इसकी भाषा के बारे में तो कभी सुनने को मिलता नहीं है। देखिए, होता क्या है कि हर समय क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि धर्मों के बीच में सामंजस्य बनाने की स्थापना करते रहते हैं। कई बार इसका सामंजस्य बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कई बार विभाजन कराने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे रेखता, रेखता आपको मध्य जो आपका रीतकालीन टाइम है उस समय रेखता शब्द का इस्तेमाल होता है। रेखता क्या, उस समय क्या होता है, जो हिंदुस्तानी जिस अर्थ में अभी प्रयोग होती है उस समय रेखता शब्द का प्रयोग होता है। ये क्या होता था, हिंदी और उर्दू के बीच की मानी जाती थी, क्या, रेखता, ठीक है, सॉरी हिंदी। तो वैसे हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी क्या है, हिंदुस्तानी का सबसे पहले प्रयोग अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी नाम से एक विभाग की स्थापना होती है, कहाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। और अगर हिंदुस्तानी के सबसे ज़्यादा बात कोई करता है जिसके मुंह से हिंदुस्तानी शब्द सुनने को मिलता है, वो हैं आपके महात्मा गांधी। जब स्वतंत्रता आंदोलन होता है तो वो उनका मानना ये होता है कि जो भी आपका ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसको अगर हमें तीव्रता प्रदान करनी है, उसके लिए हिंदुस्तानी भाषा अपनाई जानी चाहिए। और उसके लिखने के लिए, लिप के लिए वो दो ऑप्शन देते हैं, ये तो आप देवनागरी वाली लिप का इस्तेमाल करिए या फारसी। इसके पीछे महात्मा गांधी की जो इच्छा रहती है वो क्या रहती है कि हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग आपस में लड़े मर रहे हैं वो ना लड़ मरे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। हिंदुस्तानी क्या है, विशेषता एक शैली है जिसमें क्या है कि ये कोशिश की गई कि दोनों जो हिंदी और उर्दू का विभाजन है उसको बांटने की कोशिश की गई, और लोगों के बीच सामंजस्य स्थापन करने का प्रयोग क्या हुआ, हिंदुस्तानी। जहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदुस्तानी का प्रयोग विभाजन के लिए किया, वहीं महात्मा गांधी, सैयद महमूद, ताराचंद और जाकिर हुसैन जैसे लोगों क्या है, भगवान दास जैसे लोगों का नाम किसके लिए आता है, इसमें क्या है, हिंदुस्तानी का प्रयोग दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी
उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी के बीच में संबंध क्या है, और ये आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हिंदुस्तानी क्या है, उर्दू क्या है, दक्कनी क्या है, इनसे संबंधित रचनाकार कौन कौन से हैं, और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो हिंदुस्तानी तो क्या है कि इसको तो राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की बात भी की जाती है। सुभाष चंद्र बोस इसका सहयोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि इससे क्या होगा कि लोगों के बीच सामंजस्य क्षमता बढ़ेगी। और राष्ट्र के जैसे जो गांधी हैं, अपने गांधी जी तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनकी मातृभाषा तो गुजराती रही होगी, परंतु फिर भी वो हिंदुस्तानी को बल देते हैं। इसलिए बल देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये हिंदुस्तानी एक भाषा होगी जो सबको आपस में जोड़े रखने के लिए प्रयोग करे। तो हिंदुस्तानी आप ऐसे समझिए हिंदी का ही एक ऐसा वर्जन है जिसमें सबको सामंजस्य करने की क्षमता हो, जिस जो कि धर्म से, क्योंकि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज ने स्थापना कर दी थी कि हिंदी हिंदुओं की है, उर्दू मुसलमानों की। तो उसको पाटने के लिए एक नया वर्ड इस्तेमाल किया गया, वो है हिंदुस्तानी, जो कि एक शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज ये समझ में आ गया होगा कि हिंदी की जो विभिन्न कड़ियां हैं, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी, कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं और कैसे अलग होती हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।